दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट बातें लेकर। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास जो लुसेंट में और क्राउन में चल रहा है। लुसेंट सामान्य ज्ञान और क्राउन सामान्य ज्ञान में चल रहा है। उसमें हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। ओके, भारतीय इतिहास उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास घटना चक्र का है। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, जो चैप्टर वहाँ हम लोग देखे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान में और क्राउन में। ओके, उसका यहाँ पर विश्लेषण के साथ, कहने का मतलब जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, खास करके यूपीएससी और बीपीएससी को छोड़कर, यूपीएससी बीपीएससी का जो क्लास है वो अलग से हम इसमें सम्मिलित करेंगे। ओके, बीपीएससी यूपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, इसलिए हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। उसका आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका हम अलग से टॉपिक बनाएंगे। लुसेंट पढ़ेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन है ऐसा कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसको हम व्याख्या पहले उसमें और करेंगे, उसके बाद ही आपको उसमें बताएंगे। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आप लुसेंट का जो 1 से 4 पेज तक हम फर्स्ट वीडियो में डाले हैं उसको आप देखे होंगे। अगला एपिसोड से दोनों साथ साथ चलेगा। जैसे एक टॉपिक हम लुसेंट का पढ़ेंगे, उसी वीडियो में एक टॉपिक का क्वेश्चन साथ में करवा देंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन मिल रहा है, मैच कर रहा है। ओके, तो पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता आज का टॉपिक है। ये टॉपिक हम लोग कर चुके हैं लुसेंट में। थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता बचा हुआ है, उसके बाद भी हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं। उसका सिंधु घाटी और फिर आगे चलेगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसका साथ में हम क्वेश्चन करवा देंगे और सिंधु घाटी सभ्यता भी करवा देंगे उस लेक्चर में। तो साथ साथ चलेगा और क्वेश्चन भी आपको दिखाते जाएंगे कि हाँ देखिए ये हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सभी एग्ज़ाम में लुसेंट का क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो आइए हम लोग बहुत ही अच्छी तरीक़े से हम लोग देखते हुए चलेंगे। ओके, तो देखिए लोकप्रिय श्रेणी ऑनलाइन परीक्षा 2016-17 में क्वेश्चन आया है भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ओके, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज की है? होमो नलेडी। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ओके, ईंट के बने भवन, सबसे पहले पहिए किसने और किससे बने थे? सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो सब लोग जानते हैं कि लकड़ी से बना हुआ होता है। ओके, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, आपके सामने रहेगा। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आंसर आपको हम पहले नहीं दिखाएंगे, इसमें हम दिखा दिए हैं, वो आपका मैटर अलग है। ओके, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम बताएंगे, आपको गेस करना है, उसके बाद फिर हम आपको आंसर बताएंगे। उसके बाद देखिए ये व्याख्या है, उसके बाद हम व्याख्या को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। क्या था मनोरंजन का साधन?
तो शिकार था, शिकार। इसका थोड़ा सा व्याख्या जान लेते हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। उनका भोजन मांस या कंदमुंद हुआ करता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था, कौन था? पहला पशु कौन था? तो आपके सामने रहा भेड़। भेड़ था पहला पशु। पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया हुआ कुत्ता डॉग था। कुत्ते को प्रायः 1500 ईसा पूर्व में पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया। भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया। ऐसी मान्यता है कि 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिमी एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई। चूँकि लगभग यही काल नवपाषाण काल का है। ओके, नवपाषाण काल का है। अतः इस प्रश्न का उत्तर भेड़ होगा। सूअर 9,000 ईसा पूर्व, बकरी गाय 8,000 ईसा पूर्व में और बिल्ली 7,500 ईसा पूर्व, मुर्गी 6,000 ईसा पूर्व, घोड़ा तथा गधा 4,000 ईसा पूर्व अन्य जानवर है जिनका पालतूकरण किया गया है। तो आपको देखिए व्याख्या भी अच्छा से याद हो चुका होगा और फिर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग वो भी याद हो चुका होगा। तो दो फ़ायदा हमको इससे मिल रहा है दोस्तों हम लोगों को, इसलिए हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा हो जाएगा आंसर। सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की थी। कौन सा नामक? हड़प्पा नामक। ये इम्पोर्टेंट है, होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? आंसर आपके सामने है, बताइए। आपका आंसर हो जाएगा यही एक शहरी सभ्यता थी। यही एक शहरी सभ्यता थी। अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक ग्राह्य प्रमाण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है? किससे संबंधित है आपको बताना है। तो कांस्य युग से संबंधित है। ओके, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता है तथा किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी। इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वस्तुतः यह ताम्रपाषाण कालीन नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? किस पशु का चित्रण नहीं किया गया हड़प्पा में? तो गाय का कहीं पे भी चित्रण नहीं किया गया है। किसमें? हड़प्पा संस्कृति में। ओके, हड़प्पा संस्कृति में गाय का उल्लेख कहीं नहीं आपको मिलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो व्याख्या भी साथ साथ जान लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की एक मुहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी
चित्रित है जिसके दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ, कौन कौन है, हाथी तथा बाघ, और बाईं ओर गैंडा तथा भैंसा एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। इसी संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मृद मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं मिली है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो पशुपति की थी। ओके, आइए हम लोग देख लेते हैं व्याख्या। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर सील पर 3 मुख वाला एक पशु ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग है। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें आदि शिव बताया है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किनकी पूजा करते थे? तो आपके सामने आंसर है पशुपति की पूजा करते थे वो। ओके, जो ऊपर हम लोग व्याख्या पढ़े हैं इस क्वेश्चन का व्याख्या वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो खोजा था, आपका आंसर कौन सा है आप खुद व खुद चूज कर सकते हैं। तो आपका आंसर है ए कनिंघम। आइए इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पूरा वस्तुएं प्राप्त की थी। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? आपके सामने ऑप्शन ये रहा। आपको आंसर अब पता चल गया होगा कि कौन सा है। ओके, कौन सा आंसर है आपको मालूम चल गया होगा। तो आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देख लीजिएगा, तभी आपको सभी का सभी मालूम पड़ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दिए गए प्रश्न की प्रकृति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भारतीय सभ्यता का एक लंबा कालक्रम रहा था जिसमें अनेक इतिहासकार एवं पुरातत्वविदों ने अपना योगदान दिया है। प्रश्न में किसी निश्चित सभ्यता का उल्लेख नहीं है। चूँकि दिए गए विकल्प में कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। मार्टिमर व्हीलर हड़प्पा से तो डी गोस्वामी कौशाम्बी के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि सर विसेंट स्मिथ ने बौद्ध, अशोक एवं मुगल साम्राज्य विशेषज्ञ और विशेषकर अकबर पर लिखा है। अतः स्पष्ट है कि दिए गए सभी विकल्प किसी न किसी सभ्यता से संबंधित है। अतः सभी विकल्प सही है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। क्या अंतर है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है कि पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो आपका इसमें एक क्वेश्चन भी बन जाता है इससे रिलेटेड कि सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो 25 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, कौन सी लिपि थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, उसका सही अभी तक नहीं पता चल पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता
में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण सिंधु सभ्यता को ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला आपको याद रहे कि मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। आइए हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं कि क्या है व्याख्या में दिया हुआ। तो देखिए व्याख्या आपके सामने खुलकर आ गया है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। ओके, आपको तो ये आंसर दिख गया होगा, इसमें तो आप चालाकी कर लिए होंगे। ओके, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में लरकाना ज़िले में स्थित है। कौन सा ज़िला में? लरकाना ज़िले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। कौन की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? कहाँ मिला है दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। आइए इसमें हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। स्नानागार है। इसके पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है, जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 22.86 मीटर चौड़ा है। इसे मार्टिमर व्हीलर ने अन्नागार बताया था। क्या बताया था? अन्नागार याद रखिएगा, अन्नागार बताया था। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न आकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? अमरी ये है सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत में अमरी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अभी सिंध जो पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। मुख्य धंधा क्या था दोस्तों? तो कृषि। ये सारा के सारा क्वेश्चन आपको लूसेंट में देखने को मिला होगा। ओके, आप पढ़े होंगे, हम जो पढ़ाए हैं वो वीडियो भी आप देखे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा ये सब क्वेश्चन आपको लूसेंट से ही आ रहा है। ओके, तो आइए हम लोग अगली पड़ाव की तरफ चलते हैं। सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां प्रति वर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी, जिनमें पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ तथा जौ थे। प्रमुख खाद्यान्न देखिए, प्रमुख खाद्यान्न क्या था? गेहूं तथा जौ। ये सिंधु सभ्यता अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो नंबर में आप देख लेंगे। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल है, जो कि पतन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज S.R. राव ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो वो हड़प्पा है, जो कि भारत में नहीं है।
कालीबंगा, रोपड़, रंगपुर, ये सब भारत में है। वो जो आपको टेबल दिया गया है लुसेंट में, उसी से ये आ रहा है क्वेश्चन। हड़प्पा पुरास्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी ऐसे पढ़िएगा, मांटगोमरी ज़िले में आधुनिक साहिवाल रावी नदी के कौन सा नदी, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा है। ओके, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो वो हो जाएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इसका आंसर हो जाएगा, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ओके, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में ये पड़ता है। उत्तरी पुरास्थल मांडा जो कि अभी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? भारत में नहीं था। बालाकोटा यहाँ पे है। ओके, बालाकोटा नामक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल वर्तमान पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। यह बंदरगाह नगर था। यह स्थल सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों 10 सेकेंड थोड़ा सा वाटर ले लेते हैं। ओके, पानी। चलिए, थोड़ा थोड़ा पीना पड़ता है, आप भी थोड़ा थोड़ा पीकर स्टडी करें, अच्छा से याद होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहा का जानकारी उनके पास नहीं था, लोहा का। ओके, याद रखिएगा। हड़प्पा कालीन को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। हड़प्पा स्थलों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिलते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? ओके, कहा जाता है बर्तन। सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त मृद भांडों मिट्टी के बर्तन को बोला जाता है मृद भांडों के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पुरुष सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन मृद भांडों में काले एवं लाल मृद भांडों की प्रधानता है, जबकि सिंधु सभ्यता में भिन्न प्रकार के मृद भांड मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? उपयुक्त सभी मीन्स उनके घर ईंट के बने हुए थे। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। घर का निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर किससे बने होते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट से बना हुआ रहता था। ये क्वेश्चन आपके सामने है।
ओके, और व्याख्या भी आपके सामने है। अब देखिए व्याख्या में क्या लिख रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के निर्माण में ईंट का प्रयोग किया करता था और किया गया था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग प्रायः मकानों के निर्माण के लिए किया गया। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था जिसके 3 या चारों ओर 4-5 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नानागार बना होता था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिण भाग में 750 वर्ग मीटर आकार के एक विशाल सभा भवन की रूप रेखा मिली है जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी। यद्यपि कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कालीबंगा। जैसे क्या आप पढ़ें? कालीबंगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। शहर योजना प्रणाली से। शहर योजना प्रणाली से देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में आ रहा है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता को ज्ञान मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। ओके, सिंधु सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है क्योंकि वहाँ कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मृदभांडों पर कुछ लेख पाए गए हैं परंतु वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? सर्वप्रथम सबसे पहले हम लोग तांबा का यूज किए थे मानव द्वारा। ओके, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी जिसकी आरंभिक तिथि 5000 BC है, अर्थात नवपाषाण काल तक। वैसे विश्व परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो तांबे के उपयोग की आरंभिक तिथि उत्तरी इराक में 8700 BC है। 8700 BC। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन। पूरा लेख शास्त्र एपिग्राफी को बोलते हैं पूरा लेख शास्त्र। शिलालेखों का अध्ययन है। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी माने जाते हैं। सिंधु सभ्यता के विकास में संभवतः हड़प्पा पूर्ववासी और बसी ग्रामीण संस्कृतियों का योगदान था, न कि द्रविड़ व वैदिक आर्यों का। जली हुई ईंटों के मकान प्रथम यथार्थ मेहराब पूजा स्थल व कला व स्थापत्य में से जली हुई ईंटों के मकान सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्राचीन भारतीय लोग मुख्यतः तांबा प्रयोग करते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप से है कि प्राचीन भारत में कला को धर्म ने प्रभावित किया। प्राचीन काल में लोग पत्थर के औजारों को आकार देने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो चावल व गेहूं से परिचित थे उन्हें आलू का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा, तांबा, टीन व सोने चांदी से भी परिचित थे लेकिन उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। देखिए, कांसा, तांबा, टीन व सोने चांदी से भी परिचित थे लेकिन लोहा का ज्ञान उनको नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा
घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। चनहुदड़ों से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में उदय से पूर्व विद्यमान थी। उनके उदय के समय तक यह नष्ट हो गई। धौलावीरा, लोथल, कौसाम्बी तथा कालीबंगा में से कौसाम्बी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। हड़प्पा कालीन घर ईंटों के बने होते हैं। मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। गन्ना, सरसों, तिल तथा जौ में से गन्ने का स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिली है। गन्ना का स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। लोथल, कालीबंगा, नागार्जुन कोंडा तथा रोपड़ में से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नागार्जुन कोंडा से प्राप्त नहीं हुए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। रंगपुर में मिले सिंधु घाटी के भग्नाव शेष भारत के अहमदाबाद के नज़दीक अवस्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता को नगर योजना के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल थी। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण पक्की ईंटों मीन्स वारंट ब्रिक्स से किया गया था। लोथल एक स्थल है जहां सिंधु घाटी इंडस वैली की गोदी पाई गई थी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम माउंट ऑफ द डेड था। लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई है। पूरा पाषाण युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट था। अगला क्वेश्चन आंसर आपके सामने है। सिंधु घाटी की सभ्यता मिट्टी के बर्तन के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण या प्राथमिक कारण नहीं था। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही भावपूर्ण से हम लोग इस सब्जेक्ट को देखे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ामिनेशन के माध्यम से। तो हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर से ज़रूर इसकी अच्छी से अच्छी तैयारी करके अपने एग्ज़ाम में लॉकडाउन के बाद जा सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। सुखी से रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।